इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 3 के बारे में और ये चैप्टर बताएगा साउंड के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि साउंड आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है, इंसान साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, यानी कि हम लोग जो अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ वो मेरे माउथ से जो निकल रहा है वो किस प्रकार से, उसका क्या फंक्शन है, वो कैसे निकलता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम लोग साउंड को सुन सकें अलग अलग एक्टिविटीज़ से। हम लोग ये जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि हमारा कान कैसे साउंड को सुनता है। उसके बाद लाउडनेस, पिच, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और हम लोग जानेंगे कि म्यूज़िक नॉइज़ में क्या अंतर है, ऑडिबल इनऑडिबल साउंड में क्या अंतर है, और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि नॉइज़ पॉल्यूशन से हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो देखो, आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो बस देख ही नहीं रहे हो बल्कि मेरे आवाज़ को सुन भी रहे हो, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति आता है तो आप उसका जो पैर का आवाज़ है वो सुन सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आवाज़ करती है और जिन आवाज़ को हम लोग सुन सकते हैं। इनफैक्ट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत सारा होता है, जैसे कि ये तबला है, ठीक है। तबला आवाज़ करता है तो तबला हम लोग सुन सकते हैं। हारमोनियम आवाज़ करता है तो हारमोनियम का आवाज़ हम लोग सुन सकते हैं, है ना। सितार का आवाज़ सुन सकते हैं, फ्लूट का आवाज़ सुन सकते हैं। तो आखिर ये आवाज़ आता कैसे है, किस प्रकार से आवाज़ यानी कि साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। तो साउंड जो है हमेशा एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस किया जाता है। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी लेंगे, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सा एक्टिविटी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप सावधानी बरतिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर से हिट कर दिए और पेन जो है आपका मुंडी में आके लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या करना है, एक ऐसा सबके घर में पेन होगा ही जिसमें चाय वाय बनता है, ठीक है। ऐसा पेन को आप ऊपर किसी भी सीलिंग से या फिर गेट से या कहीं से भी इसको लटका दो ऐसा करके, और एक ऐसा वुड का स्टिक लेते आओ, लकड़ी का स्टिक लेते आओ, और उसको बस ऐसे करके इस पेन में हिट करो, टन से ऐसे मारो। जैसे जैसे हमारे स्कूल में छुट्टी होता है ना तो कैसे आवाज़ करता है वैसा, बस वैसा इसमें आप मारो, ठीक है। उस स्टील वाले में मार दो। जैसे ही आप मारोगे तो देखना कि वो स्टील जो है वो आवाज़ करेगा, ठीक है। जब स्टील आवाज़ करेगा तो आप उसको टच करना, यानी कि आप जो है हाथ से इसको टच करना। तो देखना वहाँ पे वाइब्रेशन होगा, ठीक है। वाइब्रेशन यानी कि वो शेक करेगा, वो हिलेगा। कुछ समय के बाद जब वो हिलना बंद हो जाएगा, आपका जो ये जो पेन है ये जब हिलना बंद हो जाएगा तब फिर उसको आप टच करना, तो देखना कि वो वाइब्रेट करना बंद कर देगा, ठीक है। और कोई आपको आवाज़ भी नहीं आएगा। इससे क्या हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब वो जो पेन था वो जब वाइब्रेट कर रहा था तो आवाज़ आ रहा था, और जब वो वाइब्रेट करना बंद कर दिया तो आवाज़ आना बंद हो गया। इसी प्रकार दूसरा एक एक्टिविटी कर लो। दो पेंसिल्स रखो, ठीक है। एक अपना जो आपका बॉक्स है जिसमें आप पेंसिल वगैरह रखते हो वो सब रखो, और बीच में ऐसे ऐसे पेंसिल को लगा दो। यहाँ से एक ये रबर, जो नॉर्मल रबर यूज़ होता है, रबर बैंड यूज़ होता है, उसको लगा दो, और ऐसे बीच में आप इसको अपनी ओर खींचो, या फिर इधर इस साइड भी खींच सकते हो, मतलब उसको टान लो, पुल कर लो और बस छोड़ दो, ठीक है। तो देखना जो रबड़ है वो ऐसे 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 वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो वाइब्रेट करेगा तो देखना रबड़ से आवाज़ आएगा, ठीक है। और उसको आप टच करके भी देख सकते हो। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट टू और फ्रो यानी कि आगे और पीछे, ठीक है, आगे और पीछे जब करता है या फिर पीछे और आगे करता है तो हम जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, वो वाइब्रेशन में होता है। अब जब वाइब्रेशन करता है तो ही आवाज़ निकलता है। जैसे यहाँ पर रबड़ जो था, जब आपने उसको लगाया ऐसे करके, जब आपने उसको टच नहीं किया था तो उसमें कोई आवाज़ नहीं आ रहा था, बट जैसे ही आपने उसको अपनी ओर पुश पुल किया और छोड़ दिया तो ये ऐसे 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 वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया, और जब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा तो आवाज़ निकलना स्टार्ट हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ पेन में भी था। जैसे आप उसको लटकाए तो वो आवाज़ कुछ कर नहीं रहा था, जब आपने उसको डंडा से एक डंडा मार दिया तो वो आवाज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देखो, एक और बहुत अच्छा एक्टिविटी है जिसमें आप वेव के बारे में समझ सकते हो, वाइब्रेटिंग वेव के बारे में। जैसे देखो, ये एक अच्छा सा प्लेट ले लो, इसमें पूरा पानी भर दो और एक स्पून से इस प्लेट को बजाओ। जैसे बजाओगे तो देखना ये जो पानी है ये वेव जैसा करेगा, ठीक है, ऐसे मतलब हिलने लगेगा। तो ये जो है वाइब्रेट जब करता है कोई चीज़ ना तो उसमें वेव निकलता है। तो इससे जब आप बड़े हो जाओगे तो आप जानोगे। ये प्लेट के जगह पर आप बहुत बड़ा ओशियन रख दो, या फिर आप सी रख दो, समुद्र रख दो। समुद्र में जब ऐसे ही कोई हिलाता है, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो पानी हिलने लगता है।
और समुद्र बहुत बड़ा है, इसलिए जब उसका पानी निकलता है या हिलता है तो उससे वेव्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सुनामी वगैरह इसी तरह प्रोड्यूस होता है। ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपको बड़े आकर के मतलब बड़े क्लासों में, हायर क्लासों में अच्छी तरीके से समझना होगा। अभी आप अच्छे से समझ जाओगे तो ज़्यादा दिक्कत बड़े वाले क्लासों में, आगे वाले क्लासों में नहीं होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है आपसे कि कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका जो वाइब्रेशन है, जैसे कि हम लोग जहाँ पर ये देखें, ये वाला हमारा जो यूटेंसिल था, इसमें हम लोग जान सकते थे कि ये वाइब्रेट कर रहा है। जब हम लोगों ने ये रबर बैंड देखा तो इसमें हम लोगों ने जाना कि ये वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि आवाज़ तो बहुत सारी चीज़ें निकालती है, ठीक है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं कि वो वाइब्रेट कर रहा है नहीं कर पा रहा है। इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड जो है, मात्रा जो है वो बहुत छोटी होती है, इसलिए हम लोग उसको नहीं देख पाते। हालांकि वाइब्रेट सब करता है और हम लोग उसको बस फील कर सकते हैं कि वो वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए वो आवाज़ निकल रहा है। इसी प्रकार से आपको बोला जा रहा है कि कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताओ जो कि वाइब्रेट तो करता है बट हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, या फिर हम लोग उसको देख पाते हैं तो कौन सा पार्ट उसका वाइब्रेट करता है। एग्जांपल के तौर पे वीणा का जब स्ट्रिंग निकालते हैं हम लोग, जब स्ट्रिंग देखना उसका हम लोग मतलब अपनी ओर पुश करेंगे या पुल करेंगे तो ही वो आवाज़ करेगा, ठीक है। तबला में जब हम लोग तबला बजाते हैं तो उसका जो मेम्ब्रेन है, जो यहाँ पर देखो आप घटम का दिखाया जा रहा है, घटम में जब आप पुश मारोगे तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। मंजरा में जब आप मारोगे तो ये पूरा हिलना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, तो आवाज़ निकलेगा। इसी प्रकार से आप कुछ कुछ चीज़ें खुद का आप सोच के लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, और जो लिखोगे आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग जब हम लोग स्ट्रिंग को उसको प्लग करते हैं, उसको जब तोड़ने का प्रयास करते हैं, वो जब हिलता है तो हम लोग आवाज़ सुन पाते हैं, ठीक है, हम लोग आवाज़ जो है सुन सकते हैं। लेकिन जो आवाज़ है वो बस स्ट्रिंग का आवाज़ नहीं है, बल्कि पूरे ऑब्जेक्ट का, पूरे इंस्ट्रूमेंट का आवाज़ आता है। पूरा इंस्ट्रूमेंट जब वाइब्रेट करता है तो वो वाइब्रेशन से आवाज़ निकलता है। इसी प्रकार से हम लोग उसका आवाज़ को अच्छी तरीके से सुन पाते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ ये जाना कि वाइब्रेशन से आवाज़ निकलता है, तो हम लोग जब बोल रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब है हम लोगों का भी कोई ना कोई बॉडी पार्ट होगा जो कि वाइब्रेट कर रहा होगा, तभी ना आवाज़ निकलेगा। तो ये चीज़ हम लोग कैसे आवाज़ निकालते हैं ये अब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने का प्रयास करेंगे। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन्स, यानी कि इंसान कैसे आवाज़ निकालता है। देखो, जब आप कुछ अभी आप ये कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आप कुछ भी बोलो या फिर बी के जैसा करो या फिर कुछ गाना गाओ। गाना गाते समय या बी की तरह हम करते हुए या कुछ बोलते समय आप अपना जो वॉइस बॉक्स है, यानी कि ये वाला एरिया, इस पर आप बस क्लिक करो, मतलब आप उसको क्लिक नहीं करो, सॉरी, उसको बस पकड़ के रखो, ठीक है। देखना वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है, वो वाइब्रेट करेगा, तो ही जैसे वो वाइब्रेट करेगा तो ही हम लोगों का आवाज़ निकलेगा। तो ह्यूमन में, इंसानों में जो आवाज़ है वो वॉइस बॉक्स से निकलता है। वॉइस बॉक्स को हम लोग लायरनेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। वो ये जो है मतलब ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग वॉइस बॉक्स, ठीक है। यहीं से आवाज़ निकलता है, लेकिन इसके लिए पूरी एक मैकेनिज़्म है, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स को हम लोग लायरनेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। वॉइस बॉक्स के ऊपर वॉइस बॉक्स जो है वो विंड पाइप के ऊपर रहता है, ठीक है। ये विंड पाइप है, इसके ऊपर वॉइस बॉक्स रहता है और दो वोकल कॉर्ड्स, ये जो वोकल कॉर्ड्स है ये स्ट्रेच्ड रहते हैं वॉइस बॉक्स के आसपास में, आजू बाजू में, और इस प्रकार से ये स्ट्रेच रहते हैं कि यहाँ से हवा निकल सके, ठीक है। जैसे देखो, पानी वाला जो हम लोग बात किए थे, पानी जो आवाज़ कर रहा था वो क्यों आवाज़ कर रहा था, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो हिल रहा था। यहाँ पे वाइब्रेट तो ये वॉइस बॉक्स भी कर रहा है, बट यहाँ पे हवा जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, इसलिए ये आवाज़ आएगी, ठीक है। तो दरअसल होता यह है कि लंग्स जो है वो हवा को ऊपर भेजता है, ठीक है। अब जो वोकल कॉर्ड है, यानी कि जो लायरनेक्स है या जो वोकल कॉर्ड है, ये वाला वॉइस बॉक्स वाला एरिया, वो वाला जो एरिया है वो जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो वाइब्रेट करेगा तो जो मॉलिक्यूल्स है हवा का वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगी और फिर उस प्रकार उससे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर से एक बार, जो लंग्स है वो यहाँ से हवा भेजेगा, ठीक है, ऊपर की ओर। ये जो हमारा वोकल कॉर्ड्स है ये, जैसे हमने बताया, ये स्ट्रेच्ड है, ये मतलब ज़्यादा एरिया किया हुआ है, ठीक है। अब ये ज़्यादा एरिया किया हुआ है, जैसे यहाँ से हवा गया तो इसमें हवा जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा इस पार्ट से उस पार्ट के बीच। जैसे ये वाइब्रेट करेगा तो उससे फिर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है।
जो वोकल कॉर्ड में मसल्स है वो क्या करता है, वोकल कॉर्ड को जैसे ये मसल जो है वो वोकल कॉर्ड में वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है या लूज़ करता है, यानी कि कभी उसको छोटा करेगा कभी उसको बड़ा करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वोकल कॉर्ड काम करता है, उसका मसल्स काम करता है। जब हम लोग ज़्यादा जोर से बोलेंगे तो उसको लंबा कर देगा, बड़ा कर देगा। जब हम लोग धीरे बोलेंगे तो उसको टाइट कर लेगा, ठीक है। अब एक एक्टिविटी से हम लोग वोकल कॉर्ड कैसे फंक्शन करता है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखो, 2 रबर स्ट्रिप ले लो, सेम साइज का लेना, दोनों रबर स्ट्रिप, दोनों पीस को एक के ऊपर एक रख दो, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक के ऊपर एक रख दिया आपने। अब उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, और स्ट्रेच करके जैसे ये बच्ची जैसे स्ट्रेच कर रही है, उसको स्ट्रेच करके उसके अंदर में फुक्का मारो, यानी कि उसको फूंक दो, ठीक है। जैसे फूकोगे उससे साउंड निकलेगा, ठीक है। अब उससे जो आवाज़ निकलेगा आप उसको सुन सकते हो। इसी प्रकार से हम लोगों का वोकल कॉर्ड का जो मसल है वो काम करता है। कभी वो लंबा हो जाएगा, कभी वो छोटा हो जाएगा, और जैसे वो छोटा होगा तो अलग टाइप का साउंड निकलेगा, जैसे वो लंबा होगा तो उसका अलग टाइप का साउंड निकलेगा। अब देखो, इंसानों में, आदमी में, मतलब कि जो मेन होते हैं, जो मेल होते हैं, उसमें जो वोकल कॉर्ड होता है वो लगभग 20 मिलीमीटर लंबा होता है, और जो वुमेन है यानी कि जो औरत लोग होती है उनमें 15 mm का लंबा वोकल कॉर्ड होता है। चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चे जैसे आप लोगों, उसका जो वोकल कॉर्ड है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसलिए मैन का, वुमेन का और चिल्ड्रन का जो आवाज़ है वो काफ़ी अलग अलग होता है। जैसे कि मैन का जो आवाज़ है वो काफ़ी भारी भरकम होता है, वुमेन का जो आवाज़ है वो काफ़ी श्रिल होता है, और बच्चों का आवाज़ और भी अलग होता है। अब हम लोग समझते हैं कि साउंड को प्रोपोगेशन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक ना एक कोई मीडियम चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को या तो एक एक्टिविटी करना पड़ेगा जहाँ पर बस एग्जांपल से समझना पड़ेगा। तो देखो, आपका कोई दोस्त दूर में खड़ा है, आप उसको नाम लिए, ओ भाई साहब इधर आओ, ठीक है। तो वो आपका आवाज़ सुन लिया, लेकिन ये आपने जो आवाज़ दिया, तो ये आवाज़ आखिर गया कैसे उसके पास। जैसे हमने बताया कि पहले तो आपका माउथ में लार्नेक्स या वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करेगा, फिर आवाज़ निकलेगा। अब आवाज़ उस तक पहुंचा कैसे, तो आपके और उस दोस्त के बीच में क्या था, कुछ नहीं था बट हवा था, है ना। एटमॉस्फेयर में बस हवा था, तो हवा के थ्रू वो जो आवाज़ है, जो वाइब्रेटिंग बॉडी का जो आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो इससे हम लोग ये समझे कि ठीक है, जो साउंड है उसमें एक प्रोपोगेशन के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, आपके दोस्त तक पहुंचने के लिए साउंड को एक ना एक मीडियम तो चाहिए, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक मेटल ले लो या एक ग्लास टम्बलर ले लो, इस प्रकार का ग्लास ले लो, ठीक है। उसमें एक सेलफोन डाल दो, ठीक है। और ये समझना कि वो जो सूखा रहे, है ना। ऐसा नहीं कि पानी में सेलफोन डालो और जो फ़ोन है वो ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं। एकदम सूखा ग्लास होना चाहिए, उसमें एक सेलफोन डाल दो और अपने दोस्त को बोलो कि भाई साहब एक कॉल करो तो मेरा नंबर पे। अब आपका दोस्त जो है उस पर कॉल करेगा, ठीक है। अब क्या करो, आप उस जो टम्बलर यानी कि जो ग्लास है उसमें, उस ग्लास के आसपास में, जैसे ये बच्चे ने हाथ रखा है उसी तरह से हाथ रख दो और उसको आप माउथ में ले लो, ठीक है, मुंह में ले लो। अब जैसे आपका दोस्त उस पर रिंग करेगा तो आप जो आवाज़ सुनोगे वो काफ़ी अलग होगा, है ना, काफ़ी अलग होगा। अब दूसरा काम क्या करो कि आप उस आवाज़ को मुंह से निकाल दो और बस आप उसको छोड़ दो वहीं पर। फिर रिंग जब करेगा आपका दोस्त तो उसका आवाज़ ज़्यादा बेहतर होगा। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि आवाज़ जो था, जब हम लोग उसको हवा में रखे तो काफ़ी अलग था, जब हम लोगों ने उसको सक कर लिया, उसको मुंह के अंदर डाल दिया, उसका हवा अपने अंदर कर लिया, तो उसका आवाज़ या तो बहुत कम था या बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि हवा का जो अमाउंट था उसको डिक्रीज़ किए तो उसका जो लाउडनेस है आवाज़ का, यानी कि आपका सेल फोन का जो लाउडनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। अब अगर आप सारे हवा, जो आपका ग्लास का हवा है वो सारा हवा अगर आपने मुंह के अंदर डाल दिया तो उसमें हवा तो बचा ही नहीं, ग्लास के अंदर। जब हवा ही नहीं बचा तो वहाँ पे कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो उसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जब कोई भी मीडियम नहीं रहेगा, ना हवा भी नहीं रहेगा, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे वैक्यूम। अब जब वैक्यूम था उस हवा के बीच में तो आवाज़ तो हम लोगों को सुना ही नहीं पड़ा, है ना, आवाज़ तो हम लोगों को सुनाई ही नहीं पड़ा। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि आवाज़ वैक्यूम में कभी ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है। अब आपने ये तो जान लिया कि आवाज़ जो है वो हवा में ट्रैवल करता है, एयर में ट्रैवल करता है, बट क्या हवा पानी में ट्रैवल कर सकता है? तो इसके लिए एक एक्टिविटी कर लो, एक छोटा सा बाल्टी ले लो, उसमें पानी भर दो और उसमें एक छोटा सा बेल ले लो, ऐसा बेल, मतलब कि जो बजे, घंटी जो बजे, और उसको ऐसे ऐसे करके
उसको बजाने का प्रयास करो, ठीक है। जब उसको आप बजाने का प्रयास करोगे तो आप सुन सकते हो थोड़ा बहुत आवाज़, ठीक है। इसका मतलब ये आप कह सकते हो कि पानी में भी तो आवाज़ का जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसका जो वो प्रोपोगेट कर रहा है ना, वो प्रोपोगेट कर रहा है। अब ये हम लोग समझ गए कि हवा में भी साउंड सुनाई पड़ता है, लिक्विड में भी साउंड सुनाई पड़ता है, क्या सॉलिड में साउंड सुनाई पड़ता है? ये बहुत आसान है, अपने दोस्तों के साथ बोलो। ऐसे आप बैठ जाओ एक छोर पे, टेबल का एक छोर पे, या फिर आप जहाँ पर बैठ पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे आप किसी को भी बुला सकते हो। एक छोर पे आप कान लगा के ऐसे बैठ जाओ, दूसरे छोर पे अपने दोस्त को बोलो कि भाई तुम तबला बजाओ। जैसे ही यहाँ पे तबला बजाएगा, आपका कान तो इसमें सटा हुआ है, तो आप तो हवा से सुन नहीं सकते बात। यहाँ से ये आपके कान तक आवाज़ आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि साउंड जो है वो सॉलिड से भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि साउंड एयर यानी कि गैस, लिक्विड यानी कि वाटर यानी कि लिक्विड, और सॉलिड जैसे आपका टेबल बेंच था सॉलिड, तो एयर मतलब जो साउंड है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों से ट्रैवल कर सकता है, लेकिन साउंड कभी भी वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग अपने कानों से आवाज़ सुनते कैसे हैं, ठीक है। तो हमारा जो कान है आप देखो तो जो बाहरी पार्ट है कान का वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, और अंदर में जाओगे तो वो फनल टाइप का शेप होता है। जब साउंड कान के अंदर घुसता है तो ये एक कैनल मतलब कि एक नली टाइप का जगह पे जाता है, और एंड में एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग ईयर ड्रम, ठीक है। ये ईयर ड्रम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अब ईयर ड्रम क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शन कंडक्ट करता है उसके बारे में जानते हैं एक एक्टिविटी से, ठीक है। एक छोटा सा प्लास्टिक कैन ले लो जिससे ये बच्चा लिया हुआ है, और उस कैन में उसका दोनों एंड साइड में कट कर दो, छोटा छोटा कट कर दो, इधर भी कट कर दो, इधर भी कट कर दो, ठीक है। उसके बाद एक रबड़ ले लो और उसको स्ट्रेच करो, एक एंड मतलब जो कैन है उसका एक एंड में उसको स्ट्रेच करो, और उसमें 4 या 5 ग्रेन जो है वो कोई भी छोटा मोटा ऐसे चावल का या दाल का कुछ भी उसमें डाल दो, और अपने फ्रेंड को बोलो कि कुछ भी वो स्पीक मतलब बोले, ठीक है, कुछ भी वो बोले। अब आप ऑब्ज़र्व करो उस ग्रेन को, तो देखो वो ग्रेन जो है वो ऊपर में, जैसे यहाँ पर ये बच्चा दिया हुआ है, देखो एक साइड में यहाँ से वो रबड़ ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेन रख दिया, 4-5 दाना रख दिया। अब आप जैसे यहाँ पे बोलोगे तो ये जो है वो ऊपर करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? क्योंकि वहाँ पर जो है वो वाइब्रेट कर रहा है उसका ढक्कन, ठीक है। तो हमारा कान भी कुछ उसी प्रकार फंक्शन करता है। ये देखो हमारा फनल शेप, यानी कि यहाँ पर चौड़ा है, यहाँ पर कम चौड़ा है, ठीक है, ये बहुत छोटा है। अब ये एक रबर शीट जैसा, यहाँ पर जो ईयर ड्रम है वो रबर शीट के जैसा स्ट्रेच्ड है, ठीक है, ये रबर शीट के जैसा स्ट्रेच्ड है। अब जैसे ही वहाँ पर साउंड वाइब्रेशन जो है वो ईयर ड्रम में आता है, ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही ईयर ड्रम यानी कि जो हम लोगों का आउटर ईयर का जो एंड पार्ट है वो जैसे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा तो वो इनर ईयर को, जो कि हमारे कान के काफ़ी अंदर होता है, उसको सिग्नल्स भेजता है, ठीक है। सॉरी, वो जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट होकर के ये इनर ईयर में वाइब्रेशन भेजता है। जैसे ही ये इनर ईयर में वाइब्रेशन भेजेगा तो इनर ईयर क्या करता है, ब्रेन को हमारा सिग्नल भेजता है। जैसे ही ब्रेन को हमारा सिग्नल भेजेगा तो हमारा ब्रेन जो है वो कैलकुलेट करता है कि इस वाइब्रेशन का क्या मतलब है, ठीक है। इसीलिए आपके मम्मी पापा या आपके बड़े आदमी, आपके अगल बगल कोई होंगे, वो बोलते होंगे कि कभी भी कोई भी शार्प चीज़ हम अपना कान में ना डालें, इससे जो हमारा ईयर ड्रम है वो ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। अगर ईयर ड्रम डैमेज होगा तो सुनने में बहुत दिक्कत होगी। क्यों सुनने में दिक्कत होगी? क्योंकि ईयर ड्रम फिर अच्छी तरीके से वाइब्रेट नहीं करेगा। ईयर ड्रम अगर वाइब्रेट नहीं करेगा तो इनर ईयर में वाइब्रेशन नहीं भेज पाएगा। अगर इनर ईयर में वाइब्रेशन नहीं भेज पाएगा तो वो इनर ईयर जो है वो ब्रेन को सिग्नल नहीं भेज पाएगी और हम अच्छी तरीके से सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी किसी भी वाइब्रेशन का। देखो वाइब्रेशन जो है वो एक मोशन है, वो टू एंड फ्रो यानी कि बैक एंड फोर्थ यानी कि पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे ऐसा करता हुआ एक तरह का मोशन है। वो हमेशा मतलब बहुत देर तक या जब तक हो सके वो करते रहता है, ठीक है। इस मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं साइंस की भाषा में, ठीक है। वाइब्रेशन को साइंस की भाषा में ऑसिलेटरी मूवमेंट भी कहा जाता और ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस ऑसिलेटरी मूवमेंट में
एक होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। ऑसिलेशंस यानी कि एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, ठीक है। अब जो जितनी बार नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होगा एक सेकेंड में, मान लो कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर एक सेकेंड में 5 बार नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 5 बार है एक सेकेंड में, तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना हो गया 5। यही अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एक सेकेंड में 3 है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा 3। फ्रीक्वेंसी यानी कि कितना बार फ्रीक्वेंटली वो कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में लिखते हैं, HZ ऐसे, ठीक है। हर्ट्ज में लिखते हैं, जिसका सिंबल होता है जैसे मैंने बताया HZ। एक HZ का फ्रीक्वेंसी यानी कि एक ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। 5 HZ यानी कि 5 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, 20 HZ यानी कि 20 ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो अब आप कमेंट में बताओ 50 ऑसिलेशंस पर सेकेंड को कितना हर्ट्ज बोलेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग बिना देखे ही ये समझ सकते हैं कि कौन सा गाना अरिजीत सिंह गा रहा है या कौन सा गाना श्रेया घोषाल गा रही है, कौन सा आवाज़ लड़का का है या कौन सा आवाज़ लड़की की है। तो ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं या क्या क्या फैक्टर है जिससे हम लोग ये चीज़ें समझ सकते हैं कि कौन सा आवाज़ किसका है। तो ये 2 फैक्टर मेनली इंपॉर्टेंट होता है, पहला है एम्पलीट्यूड, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एम्पलीट्यूड यानी कि कितना बार मैक्सिमम ऑसिलेशंस हो सकता है एक सेकेंड में। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग अलग अलग आवाज़ को ये कर सकें, पता कर सकें कि कौन सा आवाज़ किसका है, ठीक है। जैसे देखो कि अगर एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन यानी कि एम्पलीट्यूड जो कितना मैक्सिमम बार ऑसिलेशन कर सकता है, अगर वो बहुत ज़्यादा होगा तो साउंड जो है वो हमेशा ज़्यादा ज़ोर से आएगा, ज़्यादा लाउडली आएगा। अगर एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा तो साउंड जो है वो बहुत कम से आएगा, यानी कि धीरे धीरे आएगा, ठीक है। अब लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है, यानी कि कौन सा साउंड कितना ज़्यादा जो आवाज़ से जोर से आ सकता है, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। यानी कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। यानी कि अगर 5 मतलब जो है 5 एम्पलीट्यूड का कोई साउंड है तो लाउडनेस कितना हो जाएगा, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 25 का, यानी कि 5 के स्क्वायर का, ठीक है। इस प्रकार से लाउडनेस को हमेशा डेसिबल्स में डिनोट करते हैं, यानी कि D और B में। अगर नॉर्मल आवाज़, नॉर्मल हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं यानी कि सांस ले रहे हैं तो आवाज़ आएगा 10 डेसिबल्स का। अगर धीरे धीरे सॉफ्ट विस्पर चल रहा है तो 30 डेसिबल का। नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे कि हम आपसे कर रहे हैं तो 60 डेसिबल का। बिजी ट्रैफिक है तो 70 डेसिबल का, और अगर फैक्ट्री है तो 80 डेसिबल का, ठीक है। जितना ज़्यादा डेसिबल्स का उतना ज़्यादा लाउड साउंड आएगा। अब फ्रीक्वेंसी ही किसी भी आवाज़ का श्रिलनेस और पिच को डिफाइन करता है। श्रिलनेस मेनली वुमेन में ज़्यादा होती है, वुमेन की वॉइस में ज़्यादा श्रिलनेस होता है क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर किसी भी वाइब्रेशन में अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगा तो उस आवाज़ का श्रिलनेस भी ज़्यादा होगा और उसका पिच भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी वाइब्रेशन में उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसका साउंड भी काफ़ी श्रिल होगा और उसका जो पिच है वो भी काफ़ी हाई होगा, ठीक है। अगर किसी भी वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी कम होगा तो उसका जो साउंड का जो पिच है और जो श्रिलनेस है वो भी कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो ड्रम है, ठीक है, जो ड्रम है ये धीरे धीरे वाइब्रेट करता है, कुछ इस प्रकार से कम कम वाइब्रेशन हो रहा है, ये ऑसिलेशन दिखा रहा है आपको, ठीक है। कम कम ऑसिलेशन हो रहा है यानी कि कम कम वाइब्रेट हो रहा है, तो इसका जो आवाज़ है वो काफ़ी कम जो है श्रिल करेगा। वहीं जब आप सीटी बजाओगे तो सीटी जब बजाओगे तो इसका देखो ऑसिलेशन बहुत तेज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बीच का गैप बहुत कम है और बहुत तेज़ी से ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा श्रिल होता है, ठीक है। और इसका जो पिच होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। अब जो बर्ड होती है यानी कि जो पक्षी होती है उसका आवाज़ जो है वो भी काफ़ी हाई पिच होता है, इसलिए वो बहुत श्रिल होता है, वो बहुत तेज़ से लगता है कान में, है ना। और अगर जो लायन रोर करता है तो उसका जो आवाज़ होता है वो काफ़ी लो पिच्ड होता है और उसका कान में बहुत तेज़ी से नहीं लगता है। अब आप ये समझो कि मैन, वुमेन और चाइल्ड में किसका आवाज़ सबसे श्रिल होता है, किसका पिच सबसे हाई होता है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
अब हम लोग जानते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड के बारे में। ऑडिबल साउंड वो साउंड होते हैं जो हम लोग सुन सकते हैं, और इनऑडिबल साउंड वो साउंड होता है जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो कोई भी साउंड जिसका वाइब्रेशन, जिसका फ्रीक्वेंसी 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड से लेके 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड तक हो, यानी कि 20 हर्ट्ज। हम लोगों ने पहले जाना था वाइब्रेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज तक हो, ऐसे आवाज़ को हम लोग सुन सकते हैं, और ऐसे आवाज़ को हम लोग बोलेंगे ऑडिबल साउंड। अब जो आवाज़ 20 हर्ट्ज से कम का होगा और 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का होगा, वैसे आवाज़ को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, और ऐसे आवाज़ को हम लोग बोलेंगे इनऑडिबल साउंड। कोई ऐसा जानवर होता है जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवाज़ फ्रीक्वेंसी का आवाज़ निकलता है, जैसे कि वो सुन सकता है, जैसे कि डॉग्स जो है वो ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाले आवाज़ वाले साउंड को वो सुन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग उसको नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होता है वो मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जाता है, और वो 20,000 यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले चीज़ों को भी वो सुन सकता है। अब हम लोग समझते हैं नॉइज़ और म्यूज़िक के बारे में। तो बहुत आसान है। म्यूज़िक ऐसा होता है जो हमारे कानों को पसंद आए, हमारे मस्तिष्क को पसंद आए, हमारे ब्रेन को अच्छा लगे, हमको गुड फीलिंग दे, अच्छा फीलिंग दे। वहीं नॉइज़ ऐसा होता है जो कि काफ़ी अनप्लीजेंट साउंड होता है, जैसे कि देखो बस का हॉर्न क्या है, एक तरह से नॉइज़ है, और जो अरिजीत सिंह गाते हैं वो क्या है, एक तरह से म्यूज़िक है। ठीक है, तो जो साउंड होता है अगर वो बहुत ही अच्छा हारमोनी में बजाया जाए, उसमें म्यूज़िक हो, उसका आवाज़ अच्छा हो, तो उसको हम लोग म्यूज़िकल साउंड बोल सकते हैं, और उसको वो हमारे कानों में अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, तो वो म्यूज़िक हो गया। और जो हमारे कानों को अच्छा नहीं सुनने में लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे नॉइज़। अब आप मुझे बताओ कि मेरा आवाज़ आपके लिए म्यूज़िक है या आपके लिए नॉइज़ है, ये आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। तो नॉइज़ तो जान गए कि जो हमारे मन को अच्छा नहीं लगे, तन को अच्छा नहीं लगे, दिमाग को अच्छा नहीं लगे, उसको हम लोग नॉइज़ बोलेंगे। ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन भी बहुत होता है, हवा में गंदगी रहता है, उसको हम लोग एयर पॉल्यूशन कह सकते हैं। उसी प्रकार से जब वातावरण में, जब इन्वायरमेंट में साउंड हो जाए, अनवांटेड साउंड हो जाए, जो हमको पसंद नहीं आए, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन। या फिर एक्सेस साउंड हो जाए जो कि बेवजह का साउंड है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, अब नॉइज़ पॉल्यूशन के तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि देखो बहुत सारा हमारे रोड पे बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं ना, जो गाड़ी है चलता है। अब गाड़ी अगर चलेगा तो बहुत सारा हॉकिंग होता है, हॉर्न बजता है, तो ये भी एक तरह का साउंड ही है। अगल बगल में फैक्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे मशीन्स चल रहे हैं, उससे जो आवाज़ आ रहा है वो भी साउंड ही है। क्रैकर्स बर्स्ट किए जा रहे हैं यानी कि पटाखा फोड़ा जा रहा है, वो भी एक तरह का साउंड ही है। लाउड स्पीकर्स ऑन है, कोई भी फंक्शन में लाउड स्पीकर ऑन है, या कोई भी रिलीजियस प्लेस में लाउड स्पीकर है ऑन है, तो वो भी डिपेंड करता है लोगों पर वो भी एक तरह से नॉइज़ ही है। ठीक है, टेलीविज़न से अगर हाई वॉल्यूम पर है तो वो भी नॉइज़ है। किचन अगर अप्लायंसेज जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर है, वो भी नॉइज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉइज़ पॉल्यूशन को बढ़ावा देती है, नॉइज़ पॉल्यूशन को कॉज करती हैं। अब नॉइज़ पॉल्यूशन हमारे लिए क्या क्या नुकसान कर सकता है, हमको क्या क्या नुकसान कर सकता है, तो नॉइज़ पॉल्यूशन के बहुत सारे नुकसान हैं। पहला, अगर आवाज़ करेगा कोई, फॉर एग्जांपल आप सो रहे हो और आपके सामने कोई आके सीटी मारना स्टार्ट कर दे अच्छा खासा तेज़ी से, तो आप सो पाओगे? बिल्कुल नहीं सो पाओगे। तो इसलिए लैक ऑफ स्लीप हो गया, हाइपर टेंशन हो गया। लोगों को जिसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है, उनको और ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है नॉइज़ सुन सुन के, है ना, तो हाइपर टेंशन हो गया। एनजाइटी हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ सुन के बहुत लोगों को डिप्रेशन टाइप का आ जाता है, एनजाइटी हो जाता है, तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम हो गया नॉइज़ पॉल्यूशन से। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे हार्म्स हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के। एक हार्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, एक व्यक्ति जो हमेशा लाउड साउंड में रहता है, हमेशा रहता है, मतलब उसके मान लो उसके आसपास में फैक्ट्री है जो कि हमेशा चलते रहता है। ठीक है, तो उसका जो कान सुनने का जो क्षमता है वो शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है, या फिर टेम्पोररीली उसका सुनने का जो क्षमता है वो ख़त्म हो सकता है। या फिर कोई ऐसा लड़का है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा कान में ईयरफोन डाल के रहता है और फुल वॉल्यूम में गाना सुन रहा है, तो उसका वो भी क्या कर रहा है, वो हमेशा साउंड में रहता है, तो वो भी उसके लिए भी जो है दिक्कत हो सकता है सुनने में, है ना। अब
इतना समझ गए हम लोग कि देखो हम लोगों को दिक्कत हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम लोग हमेशा नॉइज़ पॉल्यूशन में रहे तो इसका क्या क्या ऐसा कारण है, क्या क्या ऐसा मेजर्स है जो हम लोग ले सकते हैं, क्या क्या ऐसा चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसा स्टेप्स है जो हम लोग ले सकते हैं ताकि नॉइज़ पॉल्यूशन को हम लोग लिमिट कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो एयरक्राफ्ट है, जो हवाई जहाज़ है, वो काफ़ी नॉइज़ पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है, वो काफ़ी आवाज़ करती है। ठीक है, एरोप्लेन कभी आप सुने होंगे तो आपने उसने काफ़ी आवाज़ करता है। तो इसलिए वहाँ पे एयरक्राफ्ट में हम लोग साइलेंसिंग डिवाइस लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट व्हीकल जैसे कि बहुत कार का हॉर्न हो गया या फिर ट्रक वगैरह हो गया, उसमें हम लोग साइलेंसिंग डिवाइस लगा सकते हैं, साइलेंसर लगा सकते हैं ताकि आवाज़ जो है वो कम करे। ठीक है, होम अप्लायंसेस में, जो घर में हम लोग किचन में खाना वाना बनता है जिसमें, उन सब में साइलेंसिंग डिवाइस लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पे साइलेंसिंग डिवाइस लगाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे फैक्ट्रीज़ जो जिसका जो मशीन है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालता है, उनको रेसिडेंशियल एरियाज़ में जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे स्थापित नहीं करना चाहिए। वहाँ पे उन लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को नहीं लगाना चाहिए, कहीं दूर जाके सेटअप करें जहाँ पे इंसान नहीं रहता ताकि इंसानों को दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ अगर लगा दिया जाएगा तो क्या करता है, पेड़ बहुत सारा आवाज़ को सोख लेता है अपने अंदर। ठीक है, वो उसको अपने अंदर में रख लेगा और वो जो एयर पॉल्यूशन, जो साउंड पॉल्यूशन है, वो हर जगह नहीं फैलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, ये अगर हमारा कार है, यहाँ से अगर आवाज़ आ रहा है, ठीक है, ये आवाज़ आ रहा है और यहाँ पर एक पेड़ है, तो यहाँ के जो लोग हैं ना, इनको कोई दिक्कत नहीं होगा, इन लोगों को ये आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगा। बट अगर यहाँ पर पेड़ नहीं होगा तो ये जो इसका आवाज़ है ये यहाँ पर भी सुनाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पेड़ लगाना बहुत एक इफ़ेक्टिव वे होता है। और पेड़ लगाने से बहुत सारी और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन से बचेगा, है ना, वातावरण को शुद्ध करेगा, एयर पॉल्यूशन से हम लोग ठीक हो सकते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन से ठीक हो सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो पेड़ लगाने से हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें थी जो नॉइज़ पॉल्यूशन को हम लोग, नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट यही है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जो सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, अब ये सुन नहीं पाते हैं वो मेनली आप समझो कि नॉइज़ पॉल्यूशन से भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार जेनेटिक्स में या कुछ और दिक्कत के कारण कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है। जैसे कि कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिसको सुनने में काफ़ी दिक्कत होता होगा, तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए और उनके साथ हम लोगों को एम्पैथी दिखाना चाहिए, सिंपैथी दिखाना चाहिए। ठीक है, और अच्छी तरीके से उनसे बात करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि उनको सुनने में दिक्कत है तो हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देंगे। देखो, हम लोग एक सोसाइटी है और हम लोग को साथ में चलना है। ठीक है, इसलिए किसी भी बच्चे को जिसको सुनने में प्रॉब्लम है उसको हम लोगों को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, हालांकि आजकल टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस भी आ चुके हैं सुनने के लिए। आप देखोगे कभी बड़े बड़े लोग जो है वो मशीन डाल के रखते हैं अपना कान में ताकि वो अच्छी तरीके से चीज़ों को सुन सकें। ठीक है, और साथ ही आपका भी ये दायित्व है, अगर आपका कोई दोस्त है ऐसा तो आप उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करो। ठीक है, केयर के साथ बिहेव करो, एम्पैथी के साथ बिहेव करो और सिंपैथी के साथ भी बिहेव करो। अब आप क्या करो, एम्पलीट्यूड, ईयर ड्रम, फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है सारे का दो दो लाइन कम से कम डिफाइन करो उन चीज़ों को एक कॉपी में, उसका फ़ोटो खींचो और कमेंट सेक्शन में उसको डाल दो। फिर हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका आंसर्स के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।